48 laws of power. Third law, conceal your intentions. Part 2, use smoke screens. मतलब अपने इरादों को ऐसे परिचित मुखौटों के पीछे छिपाइए जिससे लोग परिचित हों, क्योंकि कोई उस चीज पर शक नहीं कर सकता जिसको वो जानता हो, पहचानता हो और समझता हो। जैसे अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध ठग जोसेफ विल ने स्मोक स्क्रीन का यूज करके जिजिल जैसे शातिर बिजनेसमैन को आसानी से लूट लिया, जबकि इथोपिया के लॉर्ड हैले सलासी ने डर और शांति के मुखौटे को ओढ़कर अपने सबसे बड़े ओपोनेंट बालचा को हरा दिया। तो यह कहानी है अमेरिका के सबसे बड़े ठग जोसेफ विल, जिसे द येलो किड के नाम से भी जाना जाता है, और एक मल्टीबिलियनर बिजनेसमैन की। बात है 1910 की। मिस्टर सैम जिजिल अपने वेयरहाउस के बिजनेस को $1 मिलियन में बेच देते। असल में इसके पीछे उनका इरादा होता है कि वो सेमी रिटायरमेंट ले लेंगे और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को ही मैनेज करेंगे। लेकिन एक हार्डकोर बिजनेसमैन होने के नाते वह अभी भी अपने द्वारा किए गए सौदेबाजी के पुराने दिन को मिस किया करते थे। एक दिन उनके पास जोसेफ विल नाम का एक व्यक्ति आया, जो उनसे अपार्टमेंट खरीदने की बात कहा। जिजिल उससे बताते हैं कि $8,000 का अपार्टमेंट रहेगा और उसे $2,000 डाउन पेमेंट करने हैं। बिल उनसे एक दिन का समय मांगता है, लेकिन अगले ही दिन विल उनके पास फिर आता है और उन्हें $8,000 का फुल पेमेंट करने की पेशकश करता है और बताने लगता है कि उसकी एक डील होने वाली है जिसमें उसे $1.5 लाख का मुनाफा होगा। लेकिन बिल डील की बात बताते बताते अचानक चुप हो जाता है। अब यह बात सुनना था कि जिजिल के अंदर का सोया हुआ सौदेबाज फिर से जाग जाता है। अब उसे इस बात को जानने की उत्सुकता होती है कि आखिर बिल ऐसी कौन सी डील करने वाला है जिसमें उसे इतनी जल्दी $1.5 लाख का फायदा होने वाला है। आखिर जब यह बात तय हो जाती है कि जिजिल यह बात किसी को नहीं बताएगा, तब विल डील के बारे में सारी बात जिजिल को बता देता है। वह कहता है कि उसके अंकल बहुत बड़े मल्टीबिलियनर फाइनेंसर्स के एक कार्टेल के सेक्रेटरी हैं और उनमें से एक फाइनेंसर ने 10 साल पहले मिशिगन में एक हंटिंग हाउस खरीदा था, लेकिन अब वो उसका यूज़ नहीं करता और उसे बेचने की जिम्मेदारी उसने मेरे अंकल पर छोड़ रखी है। लेकिन मेरे अंकल चाहते हैं कि मैं उनके लिए एक सेटअप मैन खोजूं जो होगा तो हमारा आदमी, लेकिन वह एज ए थर्ड पार्टी कम दाम में उस प्रॉपर्टी को खरीदेगा और फिर उस प्रॉपर्टी को रीसेल करके जो $1.5 लाख मिलेंगे उसको मेरे अंकल, मैं और उस सेटअप मैन में 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा। जिजिल जैसे ही उस बात को सुनता है उसके अंदर लालच पैदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस डील में उसको चारों तरफ प्रॉफिट ही नजर आ रही थी। इसलिए वो बिल को उसका सेटअप मैन बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, मगर बिल थोड़ा आनाकानी करता है। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने पर बिल इस बात को मान जाता है और तब विल उसके अंकल जिजिल और उस फाइनेंसर के बीच में गैजलबर्ग सिटी में एक मीटिंग फिक्स करता है। दूसरे दिन जब बिल और जिजिल ट्रेन में गैजलबर्ग जा रहे होते हैं तो उसकी भेंट विल के अंकल से होती है, जिनको देखकर और उनसे बातें करके जिजिल काफ़ी इम्प्रेस होता है। लेकिन वहाँ पर बिल अपने साथ एक अधेरू जिसके बाल सफ़ेद होते हैं और पेट भी निकली होती है, एक व्यक्ति को लेकर आया होता है जिसका नाम वह जॉर्ज क्रॉस बताता है और बताता है कि ये एक विनिंग बॉक्सर है जिसने काफ़ी सारी फाइट जीत रखी है और इसको उसी ने ट्रेन किया है। हालांकि जिजिल इस पर उतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसके दिमाग में तो लालच ने घर कर लिया था, जो उसको उसके इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं पर ध्यान देने से रोक रहा था। फिर वहाँ से वे लोग होटल में पहुँचते, जहाँ पर उसके अंकल, वो फाइनेंसर और जिजिल तीनों के बीच $35,000 में डील पक्की हो जाती। तभी उस फाइनेंसर में से एक की नज़र जॉर्ज पर पड़ती है। वो बिल से पूछता है कि यह कौन है। वो उसे बताता है कि जॉर्ज एक बॉक्सर है जिसने कभी भी कोई फाइट नहीं हारी। इस पर वह फाइनेंसर बोलता है कि उसके पास भी एक फाइटर है जो जॉर्ज से खतरनाक है, और इस बहसबाजी के बीच में बिल फाइनेंसर के फाइटर को चैलेंज कर देता है, जिसे वो फाइनेंसर भी एक्सेप्ट कर लेता है और दांव पर लगते हैं $35,000। यह सब बातों को सुनकर जिजिल थोड़ा टेंशन में आ जाता है, लेकिन बिल के अंकल उससे कहते हैं कि वो उस फाइनेंसर के बॉक्सर को जानते हैं और वो उससे बात करके मैच को फिक्स कर देंगे। बस उसे सिर्फ दिखाने के लिए $35,000 लेकर आने होंगे। अब जिजिल फिर से खुश था
क्योंकि एक तरफ डील भी फाइनल हो रही थी और दूसरी तरफ 35,000 भी मिल रहे थे। दूसरे दिन सभी लोग तय समय पर बॉक्सिंग हॉल में पहुंच गए और $35,000 को एक लॉक बॉक्स में रख दिया गया। मैच शुरू होता है। पहले ही पंच में जॉर्ज धाराशायी होकर गिर जाता है। उसके मुंह और नाक से खून निकलने लगता है। रेफरी के बार बार बोलने पर भी वो उठता नहीं। तब उन फाइनेंसरों में से एक, जो एक डॉक्टर था, जब जॉर्ज को चेक करता है तो वो डिक्लेयर करता है कि जॉर्ज मर चुका है। अब सब घबरा गए थे, क्योंकि अब यह एक पुलिस केस बन गया था। इसलिए सब ने वहाँ से निकल जाना ही मुनासिब समझा, जिसमें जिजिल भी एक। ना अब वो विल का चेहरा देखना चाहता था, ना उसे $35,000 याद रहे, क्योंकि एक मर्डर केस में फंसने के बनिस्बत $35,000 उसके लिए छोटी सी रकम थी। और उसके जाने के बाद अगले ही पल जॉर्ज उठकर बैठ जाता है, क्योंकि वह कभी मरा ही नहीं था। यह सब बिल की एक चाल थी और जॉर्ज, बिल के अंकल और वो फाइनेंसर सभी उसके मोहरे। और इस जालसाजी में उसके द्वारा क्रिएट किया हुआ शैडो स्क्रीन था उस हंटिंग हाउस को बेचना, जो जिजिल की स्ट्रेंथ भी थी और कमजोरी भी। यह जिजिल का वह जांचा परखा रास्ता था जिस पर वह हजारों बार चल चुका था, और बिल ने उसके इसी आत्मविश्वास का फायदा उठा लिया। यह कहानी है इथोपिया के वार्ड लॉर्ड हैलिस सलासी की, जिसे रास तराफी भी कहते हैं, जिसने वर्षों बाद इथोपिया को यूनाइटेड करने की कोशिश की। उसके अधिकांश प्रतिद्वंदी यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे एक पतला, शांत, सौम्य स्वभाव वाला व्यक्ति कई कबीलों को नियंत्रित कर रहा था। उसने 1927 में सभी कबीलों के सरदार को आदिस अबाबा आने का न्योता भेजा, ताकि वह अपनी लॉयल्टी दिखा सके और उसको अपना लीडर माने। सभी सरदार आए, केवल एक को छोड़कर, जिसका नाम था देजाज मच बाल्चा ऑफ सिडमो। वह खुद भी एक ग्रेट वॉरियर रहा था, जिसे लगता था कि सलासी एक कमजोर और नाकाबिल लीडर, इसलिए उसने सलासी के न्योते को ठुकरा दिया। हालांकि सलासी ने फिर से उसके नाम एक न्योता भेजा, जिसमें फिर से उससे रिक्वेस्ट की गई कि वह आदिस अबाबा एक बार जरूर आए। इस बार बाल्चा ने न्योते को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसने 2 शर्तें रखी। पहला, वो अपनी मर्जी से आएगा, और दूसरा, उसके साथ उसके 10,000 लोग आए, जो वैसे तो उसकी सुरक्षा में होंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए लड़ेंगे भी, जो एक तरह से समझा जाए तो सिविल वार की घोषणा थी। लेकिन सलासी ने उसके शर्तों को मान लिया। बाल्चा अपने 10,000 आदमियों के साथ आदिस अबाबा से 3 मील पहले आकर रुक गया और वहाँ राजा की तरह इंतजार करने लगा। सलासी ने उसे दोपहर के भोज के लिए न्योता भेजा, लेकिन बाल्चा कोई बेवकूफ़ नहीं था। वह जानता था कि सलासी उसे वहाँ बुलाकर उसे धोखा देगा और बंदी बना लेगा, जैसा कि पहले के राजाओं ने किया था। इसलिए उसने अपने 600 खास सैनिकों को अपने साथ भोज में ले आने की शर्त रखी, जिस पर सलासी मान गया। जब बाल्चा राजधानी में घुसा तो उसका जोरदार स्वागत किया गया, यहाँ तक कि भोज के बाद जो गीत इथोपिया के राजा के सम्मान में बजाई जाती थी, वह वार लॉर्ड ऑफ सिडमो के सम्मान में बजाई जा रही थी। यह सब देखने के बाद बाल्चा इतना गदगद था कि उसे लग रहा था कि सलासी उससे डर गया, और वह जाते जाते यह सोच रहा था कि वह अगले कुछ दिनों में राजधानी पर हमला करेगा और सलासी को उसके ही महल में कैद कर देगा या मार डालेगा। लेकिन जब वह अपने कैंप से कुछ दूरी पर था तो उसे उस जगह पर सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा। ना तो वहाँ उसके टेंट थे, ना ही उसके आदमी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन लोगों को जमीन खा गई या आसमान। तब एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उसके जाने के बाद उस जगह को सलासी के सैनिकों ने घेर लिया, जिनको सलासी ने काफ़ी सोना देकर भेजा था, और उन्होंने उन सोनों से उसके आदमी के सारे हथियार खरीद लिए, और जिन्होंने आनाकानी की उनके हथियार चुरा लिए गए। अब खतरे को भांपकर बाल्चा और उसके 600 आदमी दक्षिण की तरफ बढ़े, जहां सलासी की वही सेना उसका इंतजार कर रही थी, जिसने उसके आदमियों के हथियार खरीदे थे। पहली बार जीवन में बाल्चा अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस कर रहा था। ना तो वो आगे बढ़ सकता था और ना ही पीछे, और अंत में उसने सलासी के सामने घुटने टेक दिए और उसे अपना लीडर माना। और ये उसी के शब्द थे कि तराफी को हल्के में मत लो,
वह देखने में तो चूहे जैसा लगता है, लेकिन उसमें शेर जैसी ताकत है। और सबसे मज़े की बात थी कि जिस दावत को बालचा सलासी का चाल समझ रहा था और जिससे बचने के लिए वो अपने साथ अपने खास 600 आदमी को लेकर गया था, वहाँ तो उसके साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ असल खेल तो उसी वक्त राजधानी से 3 मील दूर उसके टेंट में खेला जा रहा था, जिसका उसे एहसास भी नहीं था, क्योंकि उसके लिए दावत और सलासी का उसके सारे शर्तों को मानना ही उसके लिए शैडो स्क्रीन थी। तो अब सवाल उठता है कि 2 आदमी, दोनों ही अपने फील्ड के मजे हुए खिलाड़ी, लेकिन कैसे दोनों ही अपने जाने पहचाने खेल के ही शिकार हुए? आंसर बहुत सिंपल। बालचा और जिजिल को ओवर कॉन्फिडेंट, जिसने उनके अंदर के अलर्टनेस को ही ख़त्म कर दिया, और विल और सलासी के द्वारा अपने इंटेंशन को अंतिम तक छुपाए रखना ही उनके अपोनेंट को उनके द्वारा बनाए गए शैडो स्क्रीन को ही उनका अंतिम लक्ष्य समझने के लिए प्रेरित करता रहा। बट द मेजर क्वेश्चन इज व्हाट वी डू। कई बार जीवन में हम अपनी ताकत के नशे में या लालच में या फिर ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में कहीं ना कहीं अपने अलर्टनेस को ही खो देते, जिसका नतीजा यह होता है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते जो इंडिकेट करती है कि शायद हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा एक शब्द से अलर्ट रहिए, और वह है अति, मतलब अनलिमिटेड या ओवर। क्योंकि चाहे वो नफरत हो या प्यार, सुख हो या दुख, दोस्ती हो या दुश्मनी, किसी भी चीज़ की अति खतरे का संकेत। इसलिए रुकिए, चेक कीजिए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि इस दुनिया में सभी के चेहरे पर एक नकाब है, सब यहाँ बाहिजाब। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।